दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? मिसाइल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये शायद कोई आइडियोलॉजी? असल में इसमें से कुछ भी इतना ताकतवर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले 50 सालों से एक ताकत इस दुनिया को अपने इशारों पर नचा रही है। इसने देशों की इकोनॉमी को बदल दिया, दुनिया की जंगों का अंजाम तय किया और कई बड़े बड़े एम्पायर्स को बनाया या बिगाड़ा। ये ताकत है पेट्रो डॉलर की। पेट्रोल और डॉलर का वो रिलेशन, वो सीक्रेट समझौता जिसने यूएसए के डॉलर को सोने से भी ज्यादा कीमती बना दिया। सोचिए कि आज दुनिया का जो तेल है उसे खरीदने के लिए सबसे ज्यादा डॉलर का ही इस्तेमाल होता है। ज्यादातर देशों को क्रूड ऑयल खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉलर चाहिए। लेकिन यह सिलसिला शुरू कैसे हुआ? क्यों एक रेगिस्तानी मुल्क सऊदी अरब और वॉशिंगटन के बंद कमरों में बैठे कुछ लोगों ने तय किया कि वो दुनिया को डॉलर में ही तेल बेचेंगे? आज मैं आपको उस अनोखी शादी की कहानी सुनाऊंगा जिसमें पेट्रोल और डॉलर एक हो गए, और ये भी बताऊंगा कि आखिर इस शादी में क्या खटास आ गई कि दुनिया इनके तलाक की सोच रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ये साल था 1971, महीना अगस्त का। वॉशिंगटन डीसी में एक सीक्रेट मीटिंग हो रही थी। कैंप डेविड के एक बंद कमरे में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन अपने 15 एडवाइजर्स के साथ बैठे थे। यहीं पर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमिक बुनियाद को हिला दिया। उस रात उन्होंने तय किया कि अमेरिका, या यूं कहें कि अमेरिकी डॉलर, अब सोने के भरोसे नहीं रहेगा। डॉलर और गोल्ड का जो 27 साल पुराना रिलेशन था वो उस रात को टूट गया। लेकिन असली सवाल ये था, अगर सोना नहीं तो डॉलर को टिकाएगा क्या? जवाब मिला, काला सोना यानी ऑयल। लेकिन सवाल है कि ये सब हुआ कैसे? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन दुनिया के 44 देश न्यू हैम्पशायर के एक छोटे से शहर ब्रेटन वुड्स में जमा हुए थे। मकसद था एक नया ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बनाना जो दोबारा जंग ना छेड़े। इस मीटिंग में एक एग्रीमेंट हुआ, ये ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कहलाया। इसके तहत यूएस डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बनाया गया, यानी बाकी सब करेंसीज डॉलर से आंकी जाएंगी और डॉलर को गोल्ड से नापा जाएगा। एक रेट फिक्स किया गया, 1 आउंस सोना $35 में। यह अरेंजमेंट एक तरह का ग्लोबल ट्रस्ट था। क्लेम किया गया कि अमेरिका के पास फोर्ट नॉक्स में इतना सोना है, इसलिए डॉलर सेफ है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इसी सिस्टम के रखवाले बने। दुनिया इस एग्रीमेंट से टेंशन फ्री तो हो गई, लेकिन इसमें कुछ ऐसी दिक्कतें थीं जिन्हें सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। इस सिस्टम के ऐसे ही एक क्रैक को रॉबर्ट ट्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट ने 1960 में ही पहचान लिया। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया को ट्रेड और रिजर्व्स के लिए डॉलर्स चाहिए तो अमेरिका को लगातार ट्रेड डेफिसिट में रहना पड़ेगा, यानी वो जितना कमाएगा उससे ज़्यादा खर्च करेगा, और जितना ज़्यादा खर्च करेगा उतना कम भरोसा रहेगा कि उसके पास उन सभी डॉलर्स के बदले सोना है जो उसने मार्केट में फैलाया हुआ है। ये एक तरह से सेल्फ डिफीटिंग लॉजिक था, और उनकी ये बात सच भी साबित हुई। उनकी इस थ्योरी को आज ट्रिफिन डिलेमा कहते हैं। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। इमेजिन करो, एक गाँव का मुखिया है, उसके पास एक तिजोरी है जो सोने से भरी हुई है। वो लोगों से कहता है कि तुम लोग आपस में ट्रेड करने के लिए मेरी साइन की हुई पर्ची इस्तेमाल करो। जब भी कोई वो पर्ची लेकर आएगा तो मैं उसके बदले में उसको सोना दे दूंगा। सोने का रेट फिक्स है। लोग इस आदमी की बात मान जाते हैं और ट्रेड करने लगते हैं। लेकिन फिर ट्रेड धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि और पर्चियों की डिमांड हो जाती है। ये पर्चियां देने के लिए मुखिया ने फिर लोगों से सामान खरीदा और बदले में ढेर सारी पर्चियां और भी लिखकर देनी पड़ी। इससे उसको घाटा भी हुआ, और लोगों ने फिर देखा कि मार्केट में उनके आसपास जो पर्ची है वो बहुत सारी है। अब लोग डर गए कि अगर हम सब एक साथ सोना लेने पहुंच गए किसी दिन तो मुखिया के पास देने के लिए शायद कुछ नहीं बचेगा। यही ट्रिफिन डिलेमा है। अगर मुखिया पर्चियां नहीं छापेगा तो ट्रेड रुक जाएगा, और अगर ज़्यादा छाप देगा तो उसकी अपनी क्रेडिट, उसकी अपनी साख खत्म हो जाएगी। और कुछ ऐसी ही हालत हो गई थी अमेरिका की। 1960 के दशक के आखिर तक वियतनाम वॉर और फिर जॉनसन सरकार के ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम्स ने यूएसए के खजाने पर खूब बोझ डाला। इससे फोर्ट नॉक्स में सोने की कमी होने लगी। यूरोप के सेंट्रल बैंक, खासकर फ्रांस, डॉलर को खुलेआम अमेरिका का हथियार कहते थे। फ्रांस की बैंक के प्रेसिडेंट डी गॉल ने सोने की मांग की।
यही नहीं, मई 1971 में वेस्ट जर्मनी ने अपनी करेंसी डूश मार्क को फ्लोट कर दिया। अगस्त 1971 में ब्रिटेन ने अमेरिका से $3 बिलियन के बदले अपना गोल्ड मांगा। उधर वियतनाम वॉर ने अमेरिकी खजाने को खाली कर दिया था। इस समय प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन और उनके सामने एक बहुत डरावना क्राइसिस आ रहा था। अमेरिका के पास उतना गोल्ड नहीं बचा था जितने डॉलर बाजार में घूम रहे थे। ऐसे में 15 अगस्त 1971 को अचानक निक्सन ने टीवी पर आकर डिक्लेयर किया कि अब डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा। ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया की नींव था, वो एक झटके में खत्म हो गया। फ्रांस के चार्ल्स डी गॉल जैसे नेता भड़क गए क्योंकि उन्होंने अपने डॉलर के बदले सोना मांगा था और अमेरिका ने उनके सामने हाथ खड़े कर दिए थे। हिस्टोरियंस इसे निक्सन शॉक कहते हैं। अब सोचिए उस टाइम की दुनिया का हाल। डॉलर अब गोल्ड से नहीं जुड़ा था, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट शुरू हो गए, पर डॉलर की वैल्यू किस चीज़ पर टिकी थी? सिर्फ अमेरिका की मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर पर, जो कि उस वक्त वियतनाम के दलदल में फंसी हुई थी। और तभी ठीक 2 साल बाद एक और झटका लगता है। 1973 में यौम किप्पर वॉर शुरू हुई। सीरिया और इजिप्ट ने इजराइल पर हमला किया। निक्सन ने इस लड़ाई में इजराइल को $2.2 बिलियन की मिलिट्री एड दी थी। अमेरिका के इस कदम से गुस्सा होकर सऊदी अरब के किंग फैसल ने तेल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और ओपेक देशों ने तेल की सप्लाई रोक दी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑयल की कीमत $3 से उछलकर $12 प्रति बैरल पहुंच गई, यानी 4 गुना कीमत कुछ ही महीनों में बढ़ गई। यूएसए में पेट्रोल पंप्स पर मीलों लंबी कतार लग गई। लोग डर में थे। अमेरिकन एम्पायर घुटनों पर था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, पॉलिटिक्स में हर क्राइसिस अपने आप में एक मौका होता है। अमेरिका ने भी फिर एक ऐसी चाल चली जिसने यूएसए की हिस्ट्री के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर बदल दिया। और इस काम के लिए एंट्री होती है विलियम साइमन नाम के शख्स की। विलियम साइमन वॉल स्ट्रीट के बेहद चालाक बॉन्ड ट्रेडर थे। ये यूएसए गवर्नमेंट के ट्रेजरी सेक्रेटरी हुआ करते थे। पॉलिटिको की रिपोर्ट बताती है कि साइमन को बहुत स्ट्रिक्ट और चालाक इंसान माना जाता था। जुलाई 1974 में निक्सन ने साइमन को एक सीक्रेट मिशन पर सऊदी अरब भेजा। मिशन बहुत सीक्रेट था। यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कम लोगों को इसकी भनक भी थी और इसके साथ साथ डिप्यूटी गैरी पर्स्की भी इनके साथ गए। इन दोनों को एक ऐसे काम पर जेड्डा भेजा गया जो ऑफिशियली कहीं रिकॉर्डेड भी नहीं था। साइमन को सऊदी अरब के साथ एक ऐसी डील करनी थी जो डॉलर को फिर से रिवाइव कर सके। उन्हें सऊदी अरब को कन्विंस करना था कि वो अपना पैसा अमेरिका में लगाएं और बदले में अमेरिका उनकी हिफाजत करेगा। लेकिन ये डील इतनी सिंपल नहीं थी। इस डील में एक पेंच था और वो पेंच बहुत कॉम्प्लेक्स था। सऊदी अरब के किंग फैजल की एक शर्त थी एनोनिमिटी की, यानी सीक्रेसी। अगर अरब दुनिया को पता चल जाए कि वो उसी अमेरिका को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं जिसने इजराइल की हेल्प की थी, तो उनकी डोमेस्टिक और रीजनल लेजिटिमेसी खतरे में पड़ जाती। इसके लिए फिर एक प्लान बनाया गया। एक ऐसा खुफिया अरेंजमेंट किया गया जिसके जरिए सऊदी अरेबिया यूएस ट्रेजरीज खरीद सकता था बिना पब्लिक ऑक्शंस में दिखे। उनकी होल्डिंग्स को अलग से रिकॉर्ड किया जाता था, ओपेक के बाकी देशों की तरह नहीं। जेदा के महलों में क्या बातचीत हुई, इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड कई दशकों तक नहीं मिला। लेकिन 2016 में ब्लूमबर्ग की एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन ने इस मिस्ट्री को ख़त्म किया। अमेरिका सऊदी अरब से बड़ी क्वांटिटी में तेल खरीदेगा और उसे मिलिट्री प्रोटेक्शन और मॉडर्न हथियार देगा। बदले में सऊदी अरब को सिर्फ 2 काम करने थे। पहला, वो अपने तेल का ट्रेड पूरी दुनिया के साथ सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स में करेगा। दूसरा, तेल बेचकर जो प्रॉफिट मिलेगा उसे वो वापस अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। यानी सऊदी अरब तेल बेचकर जो डॉलर कमाएगा उसे वापस अमेरिका को ही उधार दे देगा। हिस्टोरियन डेविड एम वाइट अपनी किताब ऑयल मनी में इस समझौते को यूएसए की ताकत का पुनर्जन्म बताते हैं। ये एक ऐसा निकाह था जिसने डॉलर को सोने की जगह ब्लैक गोल्ड से बैक कर दिया। अब अमेरिका को अपना कर्जा चुकाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि दुनिया को तेल चाहिए था, तेल के लिए डॉलर चाहिए था और डॉलर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास था। अब इस डील को जेन्युइन डील कहा जाए या एक तरह का सिनिसिज्म, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि इस डील ने एक ऐसा लूप बनाया जो सेल्फ सस्टेनिंग था। सोचिए, जापान को ऑयल चाहिए तो उसे डॉलर में खरीदना होगा। जापान को डॉलर कहाँ से मिलेंगे? या तो वो अमेरिका को गुड्स एक्सपोर्ट करेगा और डॉलर कमाएगा, या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में डॉलर उधार लेगा। किसी भी केस में डॉलर की डिमांड बनी रहेगी। सऊदी अरेबिया को डॉलर मिलते हैं, वो उन्हें न्यूयॉर्क और लंदन के बैंक्स में पार्क कर देता है।
वो बैंक्स उन डॉलर्स को डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देते हैं और फिर यही लूप चलता रहता है। इसी लूप का असर ये हुआ कि 1973 से 77 के बीच 100 से ज़्यादा देशों का बाहरी कर्जा 150% तक बढ़ गया। ये देश तेल का इंपोर्ट करने वाले देश थे। लैटिन अमेरिका के देश जैसे कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ये सब अचानक डॉलर्स में नहाने लगे। वेस्टर्न बैंक्स जिनके पास सऊदी और गल्फ के पेट्रो डॉलर्स का अंबार था, उन्हें एग्रेसिवली लोन दे रहे थे। लेकिन फिर दोस्तों इस प्रोसेस में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। साल 1979 में ये दुनिया को दूसरा ऑयल शॉक था। इस साल ईरान में क्रांति होती है और अमेरिका का दोस्त अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ईरानियन रेवोल्यूशन की वजह से तेल की कीमतें दोगुनी हो गई। इससे निपटने के लिए अमेरिकन फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉल वॉलकर ने एक बहुत रेडिकल कदम उठाया। इन्होंने लोन का जो इंटरेस्ट रेट था उसको 20% कर दिया। इसको वॉलकर शॉक के नाम से जाना जाता है। उनके इस स्टेप से इन्फ्लेशन तो रुक गया उस टाइम के लिए, लेकिन जो डॉलर लोन ले चुके थे उनके लिए रीपेमेंट का बोझ अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसका सबसे भयानक एग्जाम्पल 1982 में देखने को मिला, जब मेक्सिको ने $80 बिलियन के कर्जे पर हाथ खड़े कर दिए और डिफ़ॉल्ट कर दिया। इसके बाद लैटिन अमेरिका के करीब 16 और देशों का भी यही हाल हुआ। ये देश पेट्रो डॉलर के उसी डेट ट्रैप में फंसे हुए थे जिसका जिक्र इकोनॉमिस्ट फातेल कबूब करते हैं। इन देशों में गरीबी चरम पर पहुंच गई और दशकों तक इनकी जो इकोनॉमी है वो संभल नहीं पाई। कभी आपने सोचा है कि अगर दुनिया के सभी देश डॉलर में ट्रेड करना बंद कर दें तो यूएसए का क्या होगा? पेट्रो डॉलर ने अमेरिका को एक ऐसी ताकत दी कि वो अपनी मर्जी से नोट छाप सकता था और अपनी महंगाई को बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता था। ये एक इकोनॉमिक ट्रैप था जिसमें पूरी दुनिया धीरे धीरे फंसती चली गई। ये सिस्टम इतना कामयाब था कि 1970 के दशक तक पेट्रो डॉलर ने केवल अमेरिका के घाटे को कम नहीं किया, बल्कि हथियारों की एक नई दौड़ शुरू की। सऊदी अरब को अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका से अरबों डॉलर के टैंक और फाइटर जेट खरीदने पड़े। फाइनेंस, हथियार और एनर्जी का ये ट्रायंगल है, ये इतना मजबूत था कि इसे तोड़ना इम्पॉसिबल लगने लगा। लेकिन 21वीं सदी आते आते पेट्रो डॉलर की इस राजनीति ने एक नया और खौफनाक मोड़ ले लिया। साल 2000 में सद्दाम हुसैन ने डिक्लेयर किया कि इराक अब अपना तेल डॉलर में नहीं बल्कि यूरो में बेचेगा। फिर नवंबर 2000 से यह काम शुरू भी हो गया। इसके ठीक 3 साल बाद अमेरिका ने इराक पर हमला किया। बहाना बनाया गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, जो कभी मिले ही नहीं। लेकिन इसका रिजल्ट ये ज़रूर हुआ कि सद्दाम हुसैन की सत्ता चली गई और नई इराकी सरकार ने यूरो में बेचने का रूल वापस ले लिया। अब क्या ये कोई कोइंसिडेंस था? विलियम आर क्लार्क ने अपनी किताब पेट्रो डॉलर वॉरफेयर में इसी पैटर्न को डॉक्यूमेंट किया है। उनके हिसाब से अमेरिका अपनी डॉलर की हेजेमनी को बचाने के लिए आर्मी का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकता। यही हाल मुअम्मर गद्दाफी का हुआ। वो अफ्रीकन देशों के लिए गोल्ड बैग्ड दिनार लाने की प्लानिंग कर रहे थे। 2011 में नाटो का दखल होता है और गद्दाफी का अंत हो जाता है। यही नहीं, जब भी ईरान ने युआन में तेल बेचने की कोशिश की, उस पर सैंक्शंस लगा दिए गए। वेनेजुएला ने जब क्रिप्टो करेंसी और युआन के जरिए डॉलर के चंगुल से निकलने की कोशिश की तो उस पर भी भारी दबाव बनाया गया। यानी डॉलर जब भी खतरे में पड़ा, अमेरिका उसके लिए जंग लड़ गया। लेकिन फिर डैनी रॉड्रिक जैसे इकोनॉमिस्ट इस बात को स्पेकुलेटिव मानते हैं और कहते हैं कि ये ओवर एग्जैजरेशन है। उनका कहना है कि इराक युद्ध के पीछे इंटेलिजेंस की नाकामी थी, इजराइल लॉबी का दबाव था और रीजनल पावर डायनेमिक्स जैसे कई वजहें थी। सिर्फ करेंसी इसका एक रीजन नहीं था। लेकिन वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि डॉलर के दबदबे को बचाए रखना अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का बहुत ही इम्प्लिसिट टारगेट हमेशा से रहा है। यानी अमेरिका अपने डॉलर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब दोस्तों, अमेरिका भले ही बहुत कुछ कर रहा हो, लेकिन जो सिस्टम 1974 में एक मजबूरी से पैदा हुआ था, वो आज का टाइम आते आते अपनी चमक खोने लगा है। ये जो मॉडर्न दुनिया है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। यहाँ पर सोवियत और अमेरिका जैसा हिसाब किताब नहीं है। चाइना, रशिया, भारत और ब्राज़ील जैसे देश अब डॉलर की दादागिरी से ऊब गए हैं। ब्लूमबर्ग और पॉलिटिको की रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने अपने अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स को 2013 के 1.3 ट्रिलियन डॉलर से घटाकर 682 बिलियन डॉलर कर दिया है। ये बहुत बड़ा सिग्नल है। अगर दुनिया को सबसे बड़ा खरीदार ही अब आपके बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दे तो नींव हिल जाती है अक्सर। सवाल ये उठता है कि क्या सऊदी अरब अभी भी उस पुराने वादे पर कायम है? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में सऊदी अरब अब अपनी विदेश नीति को धीरे धीरे बदल रहा है। वो अब सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं है। चाइना के साथ युआन में तेल बेचने की बातें अब सिर्फ अफवाहें नहीं रही हैं।
ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है और उनकी अपनी करेंसी की बातचीत भी इस आग में घी का काम कर रही है। भारत ने रिसेंट में यूएस और यूएई के साथ रुपी एंड दिरहम में ट्रेड शुरू किया। हालांकि इसका वॉल्यूम अभी भी बहुत कम है, लेकिन अगर इस तरह से आगे चलकर तेल खरीदने के लिए डॉलर की ज़रूरत कम हो गई या डॉलर के कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बहुत सारे आ जाते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या डॉलर अपनी वैल्यू बरकरार रख पाएगा। यहाँ पर भी एक बड़ा ट्विस्ट है, क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी। 2026 की एक रिपोर्ट ग्रीन सेंट्रल बैंकिंग बताती है कि रीन्यूएबल एनर्जी अब फॉसिल फ्यूल से सस्ती हो रही है। ऐसे में आगे चलकर दुनिया अगर तेल का इस्तेमाल ही कम कर देगी तो पेट्रो डॉलर का जो पेट्रो वाला हिस्सा है वो गायब हो जाएगा। लेकिन इस काम के होने में भी अभी बहुत वक्त है। सोचने वाली बात यह है कि क्या डॉलर इतनी आसानी से हार मान लेगा। कार्नेल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर काला नार्लोफ बताती हैं कि डॉलर का दबदबा सिर्फ तेल की वजह से नहीं है। अमेरिकी शेयर बाजार की जो गहराई है, जो पकड़ है उसकी दुनिया के बाजार पर, यहाँ पर जो कानून का शासन है और डॉलर की लिक्विडिटी है, उसका मुकाबला करने वाला फिलहाल कोई नहीं है। यूरो, युआन या रुपया अभी उस लेवल पर नहीं है जहाँ पर वो डॉलर की जगह ले सके। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों के बावजूद हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? हिस्ट्री हमें सिखाती है कि बड़े से बड़े साम्राज्य एक रात में नहीं गिरते, उनकी नींव धीरे धीरे खोखली होती है। ईसीबी की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने मई 2025 में एक ग्लोबल यूरो मोमेंट की बात कही थी। क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई एक करेंसी बॉस नहीं होगी, जहां ट्रेड कई अलग अलग करेंसीज के एक बास्केट में होता रहेगा? सोचिए, कल आप सुबह उठें और खबर आए कि ओपेक देशों ने डॉलर को पूरी तरह से छोड़ दिया है, तो आपके हाथ में मौजूद पैसे की कीमत क्या रह जाएगी? अमेरिका में महंगाई शायद इतनी बढ़ जाएगी कि $10 की कॉफ़ी शायद $100 की हो जाए। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक थ्योरी नहीं है, ये एक वास्तविक डर है जो वाशिंगटन में कई बार फील किया जा चुका है। सऊदी अरब के लिए भी ये एक बैलेंस का खेल है। उन्हें अपना बजट चलाने के लिए ऑयल की कम से कम $96 प्रति बैरल चाहिए, जबकि मार्केट में ये अक्सर $60 से $70 प्रति बैरल के आसपास झूलती है कीमत। ऐसे में वो चीन की सस्ती सोलर टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इतिहासकार माइकल हडसन ने अपनी किताबों में इसे सुपर इंपीरियलिज्म कहा है। उनका मानना है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपने कर्ज का बंधक बनाया, लेकिन जब बंधक के पास कुछ खोने को नहीं बचता तो वो अक्सर विद्रोह करता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पेट्रो डॉलर का ये अंत है या सिर्फ एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत? इतिहास गवाह है कि कोई भी करेंसी हमेशा के लिए अजेय नहीं रही, चाहे वो रोम के सिक्के हों या ब्रिटिश पाउंड हो। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वहाँ पर सिर्फ पैसा नहीं बदल रहा, बल्कि दुनिया की ताकत का सेंटर तक बदल रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या इंडियन रुपया या फिर चीनी युआन कभी डॉलर की जगह ले पाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे इन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि दुनिया सिर्फ मिसाइलों से, बम से, पिस्तौल से चलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे।